हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री की। जब हम मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यूएसए का फिगर आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। जो स्विट्ज़रलैंड है ये दुनिया की सबसे महंगी कंट्री है। द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है वर्ल्ड की स्विट्ज़रलैंड। आज हम देखेंगे कि मतलब ऐसा क्या इसमें फैक्ट्स हैं, ऐसा क्या है वहाँ पे कि ये कंट्री इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो गाइज, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारी टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री की लिस्ट है जिसमें स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पे है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की स्कोर 122 है। अब ये स्कोर क्या होता है? एक्सपेंसिव स्कोर जो है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का 122 है। ये जनरली यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क, उसको बेस लाइन 100 माना गया है। अगर हम मान लें कि कोई चीज़, कोई एक्स प्रोडक्ट है, अगर वो यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में 100 रुपीज़ का मिल रहा है तो वो स्विट्ज़रलैंड में 122 रुपीज़ का होगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्वे जो है ये वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है जिसका स्कोर 104.49 है। आइसलैंड यहाँ पे 97.22 है। बहामास 85.96, जापान 85.52। अब गाइज, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क जो बेस लाइन है वहाँ पे जो एक्सपेंसिव स्कोर है उसका 100 है, और ऐसे में जापान है इसका 85.52 है इसका स्कोर। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रोडक्ट का एक्स कोई प्रोडक्ट है उसका न्यूयॉर्क में प्राइस 100 है तो जापान में उसका प्राइस 85.52 होगा। तो गाइज, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बेस लाइन है न्यूयॉर्क का स्कोर 100, ये कैसे वर्क करता है। स्विट्ज़रलैंड के लिए यहाँ पे 122 है। इसका मतलब ये है कि कोई एक्स प्रोडक्ट है जो न्यूयॉर्क में 100 का मिल रहा है वो स्विट्ज़रलैंड में 122 का मिलेगा। और वहीं पे अगर कोई एक्स प्रोडक्ट है जो जापान में मिल रहा है 85.52 का, जो न्यूयॉर्क में 100 का मिलेगा। तो न्यूयॉर्क सिटी जो यूएसए की है ये एक बेस लाइन की तरह वर्क करती है। तो हम गाइस यहाँ पे देखेंगे कि जो टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज है रहने के लिए, इसमें यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, बहामास, जापान, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, सिंगापुर, इजराइल और हांगकांग है। यहाँ पे गाइस हम देखेंगे कि जो हांगकांग का एक्सपेंसिव स्कोर है वो 79.21 है। तो गाइस, यहाँ पे ये जो टोटल लिस्ट है 10 कंट्रीज की, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्रीज में आती है। जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों का रहना सबसे ज़्यादा महंगा है। अब गाइज, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड का मैप है ये 2021 का मैप है जिसमें जो एक्सपेंसिव स्कोर को दिखाया गया है इस कलर इंडेक्स से। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसका हम देख सकते हैं, जो डार्क पर्पल कलर है ये 0 को डिनोट करता है, और जैसे हम रेड की तरफ जाते हैं तो जो एक्सपेंसिव स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है। गाइस, जब हम बात करते हैं कि एक्सपेंसिवनेस का, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ 5 मेजर मैट्रिक्स हैं जिसको किसी भी कंट्री का एक्सपेंसिवनेस जो है कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाता है। जिसमें फर्स्ट है मैट्रिक कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब भी हम किसी सिटी में रहने की बात सोचते हैं तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मतलब जो वहाँ पे रहने का चार्ज है वो कितना आएगा। उसके बाद सेकंड है वहाँ पे रेंट। अगर हम किसी कंट्री या फिर किसी सिटी में हम जाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ की जो हाउसिंग है वो रेंट कितनी है। लाइक अगर किसी हम सिटी में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे 1 BHK अपार्टमेंट है, उसका रेंट कितना है, सिटी सेंटर में वो रेंट कितना है, आउटसाइड ऑफ द सिटी कितना है। उसके बाद जो गाइज हम देखेंगे ग्रोसरीज का, जो ईडेबल प्रोडक्ट है हम उसका चेक करेंगे कि वहाँ पे जो ग्रोसरी है उसका प्राइस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ईटिंग आउट का, मतलब वहाँ पे ये है कि अगर हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम कितना स्पेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में आता है परचेजिंग पावर का। ये दिखाता है कि जनरली वहाँ पे बाहर परचेजिंग करने के लिए हमें मतलब कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये 5 मेजर मैट्रिक्स हैं जो किसी भी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है।
उसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरा है रेंट, तीसरा है ग्रोसरीज, चौथा है ईटिंग आउट, पांचवा है परचेजिंग पावर। उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि वाई स्विट्जरलैंड इज मोस्ट एक्सपेंसिव। जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि ये एक्सपेंसिव क्यों है इतना, तो उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा है रियल एस्टेट। गाइस बात यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय क्या था कि जब हम स्विट्जरलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन हम देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट मैप में हियर। यहाँ पे इस मैप में देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड के नॉर्थ में है वो जर्मनी है, जो स्विट्जरलैंड के वेस्ट साइड में है ये है फ्रांस, और जो स्विट्जरलैंड के साउथ में है ये है इटली। तो गाइस हम देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन है ये कंप्लीट उन सारी कंट्रीज के बीच में है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थी। तो गाइस हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्विट्जरलैंड का स्टैंड था वो न्यूट्रल था। इसने ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पीस लविंग पीपल है, जो फ्रांस के जो पीस लविंग पीपल थे, या फिर जो जर्मनी के जो पीस लविंग पीपल थे, या फिर जो इटली के पीस लविंग पीपल थे, ये लोग क्या किए कि ये लोग जब स्विट्जरलैंड में आकर बसना शुरू किए, और ये लोग जो बसने के लिए आ रहे थे वो रिच क्लास के पीपल थे। तो वो लोग जब स्विट्जरलैंड में आके बसना स्टार्ट किया उन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया, और इससे क्या हुआ कि जब रिच लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे आना शुरू करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर जाएगी। तो ये एक रीज़न है कि जो रियल एस्टेट का जो प्राइस है स्विट्जरलैंड में वो बहुत ज़्यादा हो गया। और गाइज आपको मैं बता दूं कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है स्विट्जरलैंड में वो आज भी वहाँ रेंटेड हाउस में रहती है। गाइज उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। तो हम देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए या तो यूएसए पे डिपेंड होते हैं या फिर ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो गाइज ऑब्वियस है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री से, तो उस पर जो ड्यूटीज़ लगेगी, जिस वजह से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है कि स्विट्जरलैंड में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और गाइज नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ग्रोसरीज का। जैसा कि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड एक छोटी सी कंट्री है और ये ना ऑलमोस्ट माउंटेन से घिरी हुई है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा लैंड यहाँ पे नहीं है। तो ग्रोसरी जो मतलब ईडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके लिए ये मोस्टली जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रोसरीज का जो प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट होकर आते हैं। गाइज ऐसा माना गया है वहाँ पे कि अगर आपको 1 kg मीट अगर चाहिए होगा, तो जो स्विट्जरलैंड में जितना उसका प्राइस होगा वो प्राइस ऑलमोस्ट नेबरिंग कंट्री के डबल होगा। मतलब वो अगर 1 kg मीट अगर जर्मनी, फ्रांस और इटली में 300 रुपीज़ पर केजी है, तो वो स्विट्जरलैंड में 600 रुपीज़ पर केजी होगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो ये रीज़न है कि जो लोग स्विट्जरलैंड के बॉर्डर्स के पास रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ग्रोसरीज या फिर डेली बेसिक नीड्स के लिए वो लोग अलग अलग कंट्री से खरीद के लाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो बॉर्डर है वहाँ पे वो ओपन है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो गाइज ये था पॉइंट नंबर 3। अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें टूरिज्म, तो जैसा भी हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड को हेवन ऑन द अर्थ कहा जाता है। जब भी हम कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में स्विट्जरलैंड का फिगर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि स्विट्जरलैंड पूरे वर्ल्ड का जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है ऐसे में। और गाइज ये है बेसिक कि अगर हम कहीं भी जाने का अगर हम प्लानिंग करेंगे, अगर मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम एक बजट बनाएंगे। हमारे माइंड में होगा कि हम फन एक्टिविटीज़ पे इतने पैसे खर्च करेंगे, हम जैसे
खाने के लिए अगर बाहर जाएंगे तो हम इतने पैसे खर्च करेंगे। तो क्या है कि पूरी वर्ल्ड से जब वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। ऑब्वियसली है कि जहाँ पे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगेंगे तो क्या होगा कि वहाँ का जो डेली जो बेसिक नीड्स है उसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, उन्होंने वहाँ पे प्राइस को बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग पैसे खर्च करते हैं। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे टूरिस्ट हॉट स्पॉट होने की वजह से स्विट्ज़रलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और एक ये सर्वे कहता है वहाँ पे कि जो स्विट्ज़रलैंड के लोग होते हैं वो लोग अपने कंट्री में घूमने नहीं जाते हैं क्योंकि महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। वो लोग दूसरे कंट्रीज़ में वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं। गाइज तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन का। गाइज अगर स्विट्ज़रलैंड में आपके पास ऑन ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको ऑलमोस्ट मार ही देगी क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो ट्रेन और बसेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑपरेट होती है वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे 6 पॉइंट है टैक्स का। तो क्या है कि स्विट्ज़रलैंड जब हम स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन देखेंगे तो ये सारे जर्मनी, फ्रांस, नीचे इटली सबके बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि लोग अलग अलग कंट्री से काम करने के लिए भी स्विट्ज़रलैंड आते हैं। और यहाँ पे जैसे जर्मनी से कुछ लोग काम करने के लिए आए, फिर वो जैसे सुबह में आते हैं वो शाम में चले गए, या फिर वो लोग वहाँ पे रहते हैं रेंटेड अपार्टमेंट्स में। तो क्या है कि वो लोग स्विट्ज़रलैंड में जॉब करते हैं। जब स्विट्ज़रलैंड में जॉब करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे भी है उनका। ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ने उन सब पे बहुत ज़्यादा हाईली टैक्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो बहुत ज़्यादा टैक्स होने की वजह से स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। और ये एक रीज़न है कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। गाइज आपको ये मानना होगा कि अगर स्विट्ज़रलैंड में कोई बसने का प्लान कर रहा है तो वो ये सोच के बसता है कि स्विट्ज़रलैंड का कौन से स्टेट में टैक्स बहुत ज़्यादा कम है। लोग उन्हीं स्टेट्स में बसने के लिए जाते हैं जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक ये चार्ट बनाया है, इसमें मैंने ये दिखाने का कोशिश किया है कि जो प्राइस कंपैरिजन है इंडिया से स्विट्ज़रलैंड का। गाइज अगर हम बात करें कि हम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो इंडिया में वो 129 रुपीज़ चार्ज होता है। वही अगर हम स्विट्ज़रलैंड में खाना खाने जाएंगे सेम लेवल ऑफ रेस्टोरेंट में तो वो 1800 रुपये होगा। अगर इंडिया में गाइज हम 12 अंडे खरीदते हैं तो वो 60 रुपीज़ का होता है, वहीं स्विट्ज़रलैंड में ये 391 रुपीज़ का होगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सी ट्रिप इन द डाउनटाउन एरिया। अगर आप 8 किलोमीटर वहाँ पे टैक्सी का ट्रिप लेते हैं तो इंडिया में ये 162 रुपीज़ है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ये करीब 3200 रुपीज़ है, जो ऑलमोस्ट गाइस हम कह सकते हैं 20 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम इंटरनेट कॉस्ट की बात करें तो 50 Mbps स्पीड के लिए इंडिया में 708 रुपीज़ पे करना होता है। ये एक ऑन एन एवरेज डाटा है। वहीं स्विट्ज़रलैंड में अराउंड 5000 पे करना होता है। अगर हम 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें तो इंडिया में इसका अगर 5000 रुपीज़ रेंट है आउटसाइड ऑफ द सिटी सेंटर, तो वहीं स्विट्ज़रलैंड में 83,000 रुपीज़ पे करना होता है 1 मंथ के लिए। तो गाइज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी है तो लोगों की इनकम वहाँ पे इंडिया के जैसी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है स्लाइड में कि मैं ये आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें कि इंडिया में जो एवरेज सैलरी इनकम है मंथली यह करीब 32,000 है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में अराउंड 4 lakhs है पर मंथ। तो गाइज हम देख सकते हैं कि मतलब इंडिया से जो स्विट्ज़रलैंड में लोगों की जो सैलरी है इंडिया से वो अराउंड 11 या 12 गुना ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से वहाँ पे महंगाई भी उतनी ज़्यादा है। गाइज अब हम नेक्स्ट स्लाइड इसमें हम ये देखेंगे कि जो टॉप 10 मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ है वर्ल्ड में रहने के लिए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सस्ती कंट्री है रहने के लिए वो हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस टॉप 10 मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ में हम देखेंगे तो पाकिस्तान सबसे लास्ट नंबर पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क का जो बेस लाइन है उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान का ये जो स्कोर है
ये 18.58 ही है। मतलब ये कि किसी एक्स फैक्टर का अगर प्राइस वहाँ पे 100 है न्यूयॉर्क में, जो बेस लाइन है, सेम उसी एक्स फैक्टर का प्राइस पाकिस्तान में 18.58 रुपीज़ है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये 24.51 है, वहीं इंडिया में 25.14 है। तो गाइस हम देख सकते हैं कि जो इंडिया की रैंकिंग है नीचे से थर्ड है, मतलब इंडिया नीचे से थर्ड मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग है। और उसके बाद हम देखें, अगर हम गाइस बात करेंगे कि लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सारी ये सारी कंट्रीज जो है अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग का हम देखें तो इंडिया से महंगी है। अगर आपके दिमाग में कभी ये आए कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्कोर है उस हिसाब से इंडिया लास्ट टॉप 3 में आता है, जो मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है वैसे। उसके बाद गाइस इंडिया के बाद यहाँ पे सीरिया है जो कि 25.31 पे है जिसका स्कोर है। उसके बाद ट्यूनीसिया है जिसका स्कोर 25.43 है। उज्बेकिस्तान है जिसका स्कोर 25.79 है। वेनेजुएला है जिसका स्कोर 27.22 है। उसके बाद जॉर्जिया है जिसका स्कोर 27.78 है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंडिया की रैंकिंग है ये मोस्ट अफोर्डेबल टॉप 10 कंट्रीज में आता है। तो गाइस इसको हम ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि जो लिविंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इन 5 मेजर मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी सिटी का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पे रेंट कितना है, या फिर ग्रॉसरी है उसका प्राइस कितना है, और जो ईटिंग आउट कल्चर है उस पे वहाँ पे कितनी महंगाई है, या फिर लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कितना है। तो जब भी हम किसी भी कंट्री का अगर एक्सपेंसिवनेस हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये 5 फैक्टर्स को दिमाग में रखना होता है। तो गाइज आज मैंने ये समझाने का कोशिश किया है कि स्विट्ज़रलैंड इतना महंगा क्यों है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो एफर्ट्स लगाया है ये थोड़ा भी यूज़फुल है तो गाइज आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।